हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पाउडर। इस कहानी की शुरुआत गग नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है, जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को एक तूफानी रात में अस्पताल लेकर जा रहा होता है, जिस दौरान इनके ऊपर बिजली गिर जाती है और दुर्भाग्यवश पूर्ण डॉक्टर्स उसकी पत्नी को बचा नहीं पाते हैं। ये खबर जब गग को पता चलती है तो वो अंदर से टूट जाता है, जिसे डॉक्टर दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन समय से पहले पैदा होने की वजह से उस बच्चे को एक बीमारी हो गई है, जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। ये एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें बच्चे के शरीर पर एक भी बाल नहीं होता, जबकि उसकी स्किन भी बहुत पतली और सफेद होती है। अब जब गग अपने बेटे से मिलने जाता है तो उसको देखकर वो चौंक उठता है, क्योंकि वो बहुत अजीब दिख रहा था। उसका पूरा शरीर सफेद था, जिसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। ये देखकर गग फूट फूट कर रोने लगता है और अपने बच्चे को अपनाने से इनकार कर देता है, जिस वजह से उस बच्चे को उसके दादाजी पालते हैं। लेकिन एक दिन उसके दादाजी की भी मौत हो जाती है। अब इमेजिन कीजिए, एक ऐसा बच्चा जो सबसे अलग है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसकी कंडीशन कैसी होगी, वो कितना अकेला होगा। उस बच्चे का नाम जेरेमी है, जिसको बेसमेंट में रखा जाता था। जेरेमी के दादा की मौत के बाद पुलिस उनके घर की छानबीन करने आती है, जिन्हें बेसमेंट में जेरेमी मिलता है। पुलिस उसको देखते ही समझ जाती है कि आखिर जेरेमी बेसमेंट में क्यों रहता था। वो सबसे अलग था। वो पुलिस को बताता है कि उसके दादाजी कॉफी बना रहे थे, जिनकी अचानक से गिरकर मौत हो गई। वो उन पुलिस वालों को ये भी बताता है कि उसको धूप से बचाने के लिए बेसमेंट में रखा जाता था, क्योंकि उसको धूप से तकलीफ होती है। जेरेमी कभी भी स्कूल नहीं गया था, लेकिन फिर भी उसने हजारों किताबों को पढ़कर काफी नॉलेज हासिल कर ली थी, जिसे खुद भी ये महसूस हो गया था कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। जेरेमी को जेसी, जो कि सिटी ऑर्फनेज की डायरेक्टर है, वो अपने साथ ले जाती है। लेकिन जैसे ही जेरेमी ऑर्फनेज पहुंचता है, उसकी यूनिकनेस और स्ट्रेंज चीजों को देखकर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जो एक तरह से लाजमी भी था, क्योंकि जेरेमी था ही इतना अलग। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमें कहानी में ये दिखाया जाता है कि जब जेरेमी लंच टाइम में अकेला बैठकर लंच कर रहा होता है, तब जॉन नाम का एक लड़का और उसके कुछ दोस्त जेरेमी का मजाक बनाने लगते हैं। वो उसको एक चम्मच से तंग करने लगते हैं, लेकिन जेरेमी उस स्पून को उसकी अंगूठी से रगड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सभी मेटल की चीजें उससे चिपकना शुरू हो जाती हैं। अब ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि जेरेमी कोई आम लड़का नहीं है, वो बहुत स्पेशल है। उसी दिन जेरेमी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाया जाता है, जो जेरेमी को बताते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है और जल्द ही उसको ऐसे लेंसेज दिए जाएंगे जिनसे वो बिना चश्मे के भी धूप में देख सकेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जेरेमी काफी इंटेलिजेंट था, इसीलिए जेसी उसको एक स्पेशल स्कूल भेजने का फैसला करती है। और ऐसे ही एक दिन उसका टीचर डोनाल्ड उन्हें एक लाइट एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा होता है, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए वो क्लास में एक हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन करते हैं। लेकिन उसके ऑन होते ही जेरेमी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। लिंडसे देख लेती है, लेकिन इससे पहले वो उसकी कुछ मदद कर पाती, जेरेमी सारी एनर्जी को, यानी कि बिजली को अपने अंदर खींचने लगता है और वो हवा में उड़ जाता है। डोनाल्ड जेरेमी को बचाने के लिए उस सोर्स को ही तोड़ देता है। डोनाल्ड देखता है कि जेरेमी बेहोश हो गया है, जिसको छूते ही डोनाल्ड के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जेरेमी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उसे इतना जबरदस्त बिजली का झटका लगा है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग तो उसको जिंदा होना ही नहीं चाहिए था, जबकि इस बिजली ने उसका बाल भी बाका नहीं किया था। अब ये जानने के बाद डोनाल्ड को जेरेमी के अंदर और दिलचस्पी होना शुरू हो गई थी। वो सीधे उससे बात करने अंदर जाता है, लेकिन तब तक जेरेमी अस्पताल से जा चुका होता है। वो सीधा अपने पुराने घर की तरफ जाता है, जहाँ उसको लिंडसे मिलती है, जिसका कुत्ता जेरेमी को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन जेरेमी को तो डॉग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, बल्कि वो तो उनको प्यार करता था। जहाँ लिंडसे नोटिस करती है कि जेरेमी से बात करते हुए उसे उसके नेबर्स देख रहे हैं। जेरेमी लिंडसे को बताता है कि वो लोगों की सोच और उनकी मेमोरीज को देख और सुन सकता है, जो लिंडसे के लिए शॉकिंग था। और जल्द ही जेरेमी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसे लिंडसे को ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। इसीलिए जेरेमी वहां से चला जाता है, जिसे रेलवे ट्रैक पार करते हुए शेरिफ रोक लेते हैं। वो उसे वापस अस्पताल चलने के लिए कहते हैं, पर जेरेमी उन्हें वापस जाने से इनकार कर देता है। उनको बताता है कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन अस्पताल में ही बिताए हैं, क्योंकि उसके पिता ने उसकी बीमारी के चलते
उसको अस्पताल में ही छोड़ दिया था। जिसके बाद कहानी में आगे हम देखते हैं कि जेरेमी को नेक्स्ट डे एक स्पेशलिस्ट के पास IQ टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जहां डॉक्टर एरन उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जिनके आंसर सुनने के बाद एरन को यकीन ही नहीं होता कि जेरेमी ने ये सारी नॉलेज उस बेसमेंट में रहते हुए सिर्फ किताबों से ली है। मतलब उनके अकॉर्डिंग भी जेरेमी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था, और जब उसके IQ का टेस्ट किया जाता है तो डॉक्टर से जानकर हैरान हो जाते हैं कि उसके हाई IQ को मेजर नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक चीज बहुत यूनिक है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जेरेमी की मौजूदगी में अच्छे से काम नहीं करते हैं। जैसी जेरेमी की मदद करना चाहती थी, लेकिन जेरेमी उनसे घर जाने की इजाजत मांगने लगता है, जिस पर जैसी उसको बताती है कि उसके दादाजी का घर गिरवी रखा हुआ था, जो अब नीलाम होने वाला है। अब ये सुनकर जेरेमी काफी दुखी हो जाता है, जिस वजह से उस कमरे की लाइट्स जगमगाने लगती हैं और तब तक नहीं रुकती जब तक वो खराब नहीं हो जाती, और अब मजबूरन उसको वापस अनाथ आश्रम में जाना पड़ता है, जहाँ एक हफ्ते बाद बच्चों को कैंपिंग के लिए ले जाया जाता है। और हर बार की तरह इस बार भी जेरेमी अकेला ही बैठा होता है। कैंपिंग की ये रात तूफानी रात है, जहाँ शेरिफ उसके पास आते हैं, जो जेरेमी को अकेला बैठा देखकर समझ जाते हैं कि वो कितना अकेला है। जेरेमी उनको बताता है कि वो इस बिजली और बारिश को महसूस कर सकता है। वो शेरिफ को ये भी बोलता है कि मेरी नानी कहा करती थी कि ये बिजली और बारिश भगवान बनाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों इस बिजली ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। जिस पर शेरिफ बड़ी हैरानी से उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी माँ की मौत बिजली की वजह से हुई थी। जिस पर जेरेमी उनको बताता है कि मुझे मेरे जन्म से पहले की सारी चीजें याद हैं। अब ये बहुत शॉकिंग चीज थी, लेकिन जेरेमी के केस में ये सारी चीजें अब नॉर्मल लगने लगी थी। जहाँ नेक्स्ट डे जेरेमी सुबह जल्दी उठकर नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है, जहाँ जंगली जानवर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो उसके पास आना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी जॉन और उसका एक दोस्त वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो जंगल में शिकार करने आए थे। जॉन जेरेमी को पसंद नहीं करता है। उसके पास एक गन भी है, जिसे वो जेरेमी के ऊपर तान देता है। मिच, जो कि जॉन का साथी है, उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जॉन नहीं मानता है। वो उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी उन्हें एक और गन शॉट की आवाज आती है। ये तीनों उस आवाज के पीछे भागते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि डेप्यूटी हार्ले ने एक हिरन को गोली मार दी है, जो अब तड़प रहा है। ऐसे हिरन को अपने सामने तड़पता देखकर जेरेमी को बहुत बुरा फील होता है। वो उस हिरन को टच करता है, जिसका सारा दर्द अब जेरेमी महसूस करने लगता है। डेप्यूटी हार्ले जेरेमी को वहां से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन जेरेमी उल्टा उनका हाथ पकड़कर उस हिरन का सारा दर्द डेप्यूटी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और अब डेप्यूटी भी उस हिरन के दर्द को फील कर रहा था। वो तड़पने लगता है, जबकि वहां पर मौजूद जॉन जेरेमी को रुकने के लिए बोलता है। और अब तो उसके पास जेरेमी को गोली मारने की एक वजह भी थी, लेकिन मिच अब भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए ऐन मौके पर वो जॉन की बंदूक को ऊपर कर देता है, जिससे जेरेमी को गोली तो नहीं लगती, लेकिन उसकी आवाज से डरकर वो डेप्यूटी को जरूर छोड़ देता है। जहां नेक्स्ट डे शेरिफ उससे पूछते हैं कि उसने डेप्यूटी हार्ले के साथ ऐसा क्या किया है जिससे उनको हार्ट अटैक आ गया। जिस पर जेरेमी उनको बताता है कि उसने तो सिर्फ उस हिरन का दर्द उनको महसूस करवाया था, लेकिन शेरिफ ये मानने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए वो जेरेमी को जेसी के साथ वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जेरेमी जेसी को बोलता है कि उसको वहां पर नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोग एक नकाब के पीछे जीते हैं। इनके अंदर दया और अच्छाई बची ही नहीं है। वो इन सब चीजों को महसूस कर सकता है। वो जेसी को ये भी बोलता है कि तुम भी मेरी दोस्त बनने का सिर्फ नाटक करती हो, क्योंकि अगर तुम मेरी सच्ची दोस्त होती तो तुम मुझको कभी भी यहाँ से जाने के लिए नहीं रोकती। आज जेरेमी अपसेट था, इसीलिए उसको गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वहां पर मौजूद सभी शीशे टूट जाते हैं। दूसरी तरफ जब शेरिफ अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात डॉक्टर ड्वेन से होती है। वो उनकी बीमार बीवी का चेकअप करने आया था, जो शेरिफ को बताता है कि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर उसकी बीवी एमा जिंदा कैसे है। उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। ड्वेन शेरिफ को जल्द से जल्द एमा को अस्पताल में एडमिट करने के लिए कहता है, मगर शेरिफ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर एमा होश में भी होती तब भी वो अपने आखिरी पलों को अपने घर में ही बिताती। जहां आगे अब हम देखते हैं कि जेरेमी रात को अकेले अपनी मेस में बैठा होता है, जिसके पास उसके प्रोफेसर डोनाल्ड आते हैं, जो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सबसे बहुत अलग है
और जब से उसने उसको छुआ है तब से उसके अंदर भी एक अलग सी ऊर्जा बह रही है। मतलब वो खुद को अब काफी एक्टिव महसूस कर रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड जेरेमी से आइंस्टाइन की आफ्टर लाइफ थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है। और अगर इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल 100% तक कर ले तो शायद वो भी एक ऐसी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और तुम्हारे केस में ये चीज मुमकिन है। डोनाल्ड जेरेमी को ये भी समझाता है कि तुमने जो नॉलेज ली है वो सारी किताबों को पढ़कर ली है। तुम्हें ह्यूमंस इमोशन और उनके बिहेवियर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। यही वजह है कि तुम बार बार इस चीज से हर्ट हो रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ इन सब चीजों को तुम्हें सिखाने के लिए। डोनाल्ड एक बार फिर से जेरेमी से हाथ मिलाता है, जहां इस बार भी उसके शरीर के हर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां आगे अब हम शेरिफ को डिप्टी हार्ले के घर पर देखते हैं, जो ये देखकर हैरान है कि हार्ले ने अपने सारे हथियार फेंक दिए हैं। जिसको पूछने पर हार्ले शेरिफ को बताता है कि उस दिन जब जेरेमी ने मुझे उस हिरन का दर्द महसूस कराया तब मुझको एहसास हुआ कि वो बेजुबान किस हद तक तड़प रहा था। मैंने उसके दर्द को महसूस किया और वो पल जिया जिसमें उसकी जान जा रही थी। वो मंजर बहुत खतरनाक था जिसने मेरे हृदय को बदल दिया है। अब ये सब सुनकर शेरिफ को भी जेरेमी की बातों पर यकीन होने लगा था। इसीलिए वो जेरेमी को जेसी की इजाजत से अपने घर ले आते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद जेरेमी एमा की कुछ मदद कर सके। और जैसे ही जेरेमी एमा के सर पर हाथ रखता है वो उसके सारे इमोशंस को महसूस करना चालू कर देता है। जेरेमी शेरिफ को बताता है कि आपकी वाइफ तब तक अपना शरीर नहीं छोड़ेगी जब तक उसको ये यकीन नहीं हो जाता कि उसका बेटा और हस्बैंड अब एक साथ उसके जाने के बाद आराम से रह सकते हैं। असल में तो शेरिफ ने अपने बेटे से काफी सालों से बात तक भी नहीं की थी और शायद यही वजह थी कि एमा अपनी बीमारी से लड़ रही थी। लेकिन अभी भी शेरिफ को जेरेमी की बातों पर यकीन नहीं होता। इसीलिए जेरेमी शेरिफ को उसके बेटे स्टीव के बचपन की एक ऐसी बात बताता है जो या तो उसको या फिर उसकी वाइफ एमा को ही मालूम होनी चाहिए थी। जिसको सुनते ही शेरिफ को ये यकीन हो जाता है कि जेरेमी शायद एमा से बात कर पा रहा है। उसे भरोसा हो गया था, जिसके बाद एमा आखिरी पलों के लिए अपनी आंखें खोलती है और सुकून से इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती है। ये खबर सुनकर स्टीव भी अपने पापा के पास आता है, जिन्हें वो सालों बाद गले लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर लेता है। जहाँ कहानी में हम आगे देखते हैं कि लिंडसे कुछ दिनों के बाद जेरेमी को पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। वो इस मौके पर जानना चाहती थी कि लोग अंदर से कैसे होते हैं, जिस पर जेरेमी लिंडसे को बताता है कि लोग अभी भी खुद से और अपने आसपास की चीजों से जुड़े हुए नहीं हैं। दरअसल इंसानी दिमाग इतनी क्षमता रखता ही नहीं है कि वो इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर सके। दुनिया की हर जीवित चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लिंडसे को तो अभी भी ये सारी बातें समझ में आ ही नहीं रही थी। इसीलिए जेरेमी उसका हाथ पकड़कर उसको समझाने की कोशिश करता है, जिसके छूते ही लिंडसे वो सब महसूस करने लगती है जो जेरेमी किया करता है। उसको पता चल जाता है कि जेरेमी को उसके फादर ने पैदा होते ही अस्पताल में छोड़ दिया था। लिंडसे ये जानकर जेरेमी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी लिंडसे के फादर उन दोनों को देख लेते हैं, जो जेरेमी को वार्न करते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी से दूर रहना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उधर जैसी भी जेरेमी को लिंडसे के फादर से बचाने के लिए आ जाती है। अब इतना कुछ झेलने के बाद जेरेमी वहां से दूर जाने का फैसला करता है, जहां वो एक आखिरी बार वापस से अपने ऑर्फनेज में जाता है, जहां बास्केटबॉल कोर्ट में उसे जॉन और उसके साथी घेर लेते हैं। जिधर गलती से जेरेमी जॉन को टच कर लेता है, जहां पर उसको जॉनी के एक बहुत बड़े राज के बारे में पता चलता है। दरअसल जॉन ने बचपन में अपने अंकल से बहुत मार खाई है। यही वजह है कि जॉन इतना गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया है। जॉन का राज खुलने की वजह से जॉन बहुत गुस्से में आ जाता है, जो जेरेमी के सारे कपड़े उतार कर उसको परेशान करने लगता है। अब जेरेमी को भी इस चीज से गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहां पर पड़ी सारी लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब की धक्का मुक्की के बीच में जेरेमी के ऊपर एक बार फिर से बहुत जोर से बिजली गिर जाती है, जिसके झटके से ये सब लोग नीचे गिर जाते हैं। इस बिजली के असर की वजह से जॉन का दिल धड़कना बंद कर देता है, जिसे जेरेमी अपने हाथ से बिजली के झटके देकर दोबारा शुरू कर देता है। मतलब उसने जॉन को सीपीआर दिया है। ये एक चमत्कार था जिसने जॉन की जान बचा ली थी। जॉन भी ये समझ चुका था
कि जेरेमी सच में बहुत अलग और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है जिसका इंसानों को मापने का पैमाना बहुत प्योर है। इसके बाद जेरेमी वापस अपने पुराने घर में आ जाता है, जहाँ थोड़ी देर में जैसी भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो देखती है कि जेरेमी बेसमेंट में अकेला बैठा है, जहाँ से अब सारी बुक्स भी गायब हो चुकी है। जैसी जेरेमी को बताती है कि वो तो उसको देखते ही समझ गई थी कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। वो जेरेमी से प्रॉमिस भी करती है कि वो उसके लिए एक ऐसी दुनिया जरूर ढूंढ कर रहेगी। ये दोनों यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डोनाल्ड भी आ जाता है और जब ये लोग वापस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तब इनका सामना शेरिफ और डिप्यूटी से होता है, जो उनसे पूछता है कि अब जेरेमी क्या करने वाला है, जिसका जवाब ना तो डोनाल्ड के पास होता है और ना ही जेसी के पास। और अब इस चीज से शेरिफ ये तो समझ जाते हैं कि अब जेरेमी वापस ऑर्फनेज में तो नहीं जाने वाला है। इसी वजह से उनकी हेल्प करने के लिए शेरिफ उनको जाने के लिए कह देते हैं, पर डिप्यूटी इस बात पर राजी नहीं होता। वो वायरलेस की मदद से दूसरे ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शेरिफ उसे रिसीवर को छीनकर दूर फेंक देते हैं। जिन सब के बीच में ही जेरेमी इन सब से अलविदा लेकर इनसे दूर भागने लगता है, जहाँ एक बार फिर से उसके ऊपर बिजली गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जेरेमी भी रुकता नहीं है, जो थोड़ी देर में कहीं गायब हो जाता है। ये मंजर देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि जेरेमी इन्हें छोड़कर किसी बेहतर जगह पर पहुंच गया है। उसे अब इस इंसानी शरीर की जरूरत नहीं थी। उसने अपने दिमागी शक्ति को 100% तक विकसित कर लिया था, जो अब एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा था, जहां ना कोई लिमिटेशंस थी और ना ही कोई इमोशन। उसने वो पा लिया था जो शायद कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। अब उसे इस दुनिया में रहने के लिए इंसान बनने की जरूरत नहीं थी। जेरेमी एक प्योर सोल था जिसकी वैल्यू करना शायद इंसानों के बस में नहीं था। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हैं जो जेरेमी जैसे इंसानों से मिलते जुलते हैं। इस फिल्म की कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस अगर आपके साथ कभी हुए हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाउडर की कहानी आपको पसंद आई होगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस मूवी के ऊपर है ना, बॉलीवुड में भी एक मूवी बनी है, उसका नाम क्या है ये आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।